गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम पेपर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर सेकंड की 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं तुम्हारी। नया पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड की भी यूनिट फर्स्ट। पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट में आपको टेरिडोफाइटा का जनरल इंट्रोडक्शन देखना है। उसके अंदर किस प्रकार के वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वैस्कुलर सिस्टम से स्टील कौन सी पाई जाती है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से है, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग है या आईसीबीएन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमको जनरल चीजें देखनी है यूनिट फर्स्ट के अंदर टेरिडोफाइटा से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा यूनिट फर्स्ट में भी क्या, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, संवहन तंत्र युक्त। टेरिडोफाइटा जो पादप है, पादप कैसे हैं, ये संवहन तंत्र युक्त है। इनके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है, तंत्र उपस्थित होता है। अधिकतर पादप कैसे हैं, स्थलीय, मैक्सिमम पादप। अधिकतर पादप स्थलीय हैं, मैक्सिमम स्थलीय पादप पाए जाते हैं। ये पुष्प रहित पादप हैं, इनके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते, पुष्प रहित पादप हैं, पुष्प रहित पादप हैं, पुष्प नहीं पाए जाते और बीज युक्त होते हैं, बीज युक्त होते हैं। फ्लावर तो क्या होते हैं, एब्सेंट, लेकिन क्या पाए जाते हैं इनके अंदर, सीड पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम, क्रप्टोगेम्स। इसको किस में रखा गया है, इनको दो पादप, दो समूह में वर्गीकृत किया गया है पादप को। एक तो होते हैं फेनेरोगेम्स और दूसरे होते हैं क्रप्टोगेम्स, जिनके अंदर पुष्प प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं फेनेरोगेम्स, और जिनके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते, पुष्प रहित होते हैं, वो कहलाते हैं क्रप्टोगेम्स। तो ये कैसे हैं, संवहन तंत्र उपस्थित है, मैक्सिमम पादप स्थलीय हैं, पुष्प नहीं पाए जा रहे, बीज पाए जा रहे हैं, तो ये क्रप्टोगेम्स कहलाते हैं। अब क्रप्टोगेम्स वर्ग में इनको रखा किसने है, तो यहाँ कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने पादपों को दो समूह में रखा था। तो कैरोलस लीनियस ने ही इनको किस में रखा है, क्रप्टोगेम्स में। कैरोलस लीनियस ने इनको क्रप्टोगेम्स में रखा है। क्रप्टोगेम्स का मतलब ही क्या होते हैं, अपुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप। बताने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम कहें कि ये प्लांट कैसा है, क्रप्टोगेम्स है, क्रप्टोफाइट है, तो कैसा होगा वो पादप, अपुष्पीय होगा। इसका मतलब उसके अंदर फ्लावर का निर्माण नहीं हो रहा, अपुष्पीय पादप है वो। जिस शाखा के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है वो शाखा कौन सी होती है, जहां टेरिडोफाइट का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी। जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, टेरिडोलॉजी कहलाती है। वह शाखा जिसमें टेरिडोफाइट का अध्ययन होता है, फाइट का अध्ययन होता है, क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी कहलाती है। और जिस साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है वो साइंटिस्ट क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजिस्ट। वो साइंटिस्ट क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजिस्ट। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी,
फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बोला जाता है एफओ रोअर को, एफओ रोअर। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी है प्रोफेसर एसएस बीर, प्रोफेसर एसएस बीर। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी चीज, इंट्रोडक्शन इनके बारे में, क्या इनको बोला जाता है, किसने इनके बारे में डिटेल स्टडी की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सामान्य लक्षणों की। जो टेरिडोफाइट हैं, इन टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, जनरल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण। जो पादप होता है, जो टेरिडोफाइट जो पादप होता है, ये पादप की जो बॉडी होती है, पादप का जो शरीर होता है, पादप शरीर रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित होता है। रूट, स्टेम और लीफ में विभाजित होता है। अब रूट, स्टेम, लीफ में विभाजित है तो कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है? ये गैमेटोफाइट अवस्था में पाया जा रहा है, स्पोरोफाइट अवस्था में पाया जा रहा है। तो ये पाया जाता है स्पोरोफाइट अवस्था में। कौन सी अवस्था होती है? स्पोरोफाइट अवस्था होती है, स्पोरोफाइट अवस्था में पाया जाता है। यहां जो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स हैं, जो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स हैं, वो क्या होते हैं? स्थलीय। क्योंकि कुछ जलीय भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है केवल स्थलीय पाए जाते हैं, कुछ कैसे होते हैं? जलीय। मैक्सिमम स्थलीय। तो यहां पर अधिकतर जो टेरिडोफाइट हैं वो स्थलीय होते हैं और मिलते कहां हैं? नम और छायादार स्थानों पर, नम और छायादार स्थानों पर। नम व छायादार स्थानों पर उपस्थित होते हैं। इनके अंदर बात करते हैं हम रूट की। जो रूट होती है कौन सी? प्राइमरी। जो प्राइमरी रूट होती है वो होती है अल्पकालिक। अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए होती है। इसको विस्थापित करके यहां कौन सी आ जाती है? अपस्थानिक। मेन जो रूट होती है वो कौन सी होती है? अपस्थानिक रूट। जो प्राइमरी रूट होती है वो प्राइमरी रूट यहाँ पर अल्पकालिक होती है, शीघ्र ही इसको अपस्थानिक रूट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ लीफ की। जो यहाँ पर पर्ण पाई जाती हैं, जो पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां होती हैं सल्की और छोटी। पत्तियां कैसी होती हैं? सल्की होती हैं और छोटी होती हैं। ये पत्तियां व्रंत युक्त भी हो सकती हैं और व्रंत रहित भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है यहां पर व्रंत प्रेजेंट हो। तो पत्तियां सल्की होती हैं, छोटी होती हैं, व्रंत युक्त या व्रंत रहित होती हैं। संयुक्त सभी कैसी होती हैं? संयुक्त होती हैं। और कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। संयुक्त और कठोर होती हैं। जहां पर्ण सल्की आएंगी वहां कैसी आएंगी? कठोर आएंगी। क्योंकि सल्की पर्ण कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं। बात करें स्टेम की, तो यहां स्टेम कैसा पाया जाता है? स्टेम होता है यहां शाखित। स्टेम शाखित होता है। रूट और स्टेम में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं?
वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। रूट और स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं। वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ जाइलम भी उपस्थित होता है और फ्लोएम भी उपस्थित होता है, लेकिन क्या अनुपस्थित होती है? कैम्बियम। कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब क्या रहा? जहां कैम्बियम एब्सेंट है वहां सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है। अगर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंडरी, या फिर कहें ये भी कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। और आपने एक दो प्लांट के नाम सुने होंगे, वो अपवाद होते हैं। पूरे के पूरे एक कुनबे में से एक आदमी अलग हो जाए तो वो क्या कहलाता है? उसके अकॉर्डिंग परिवार नहीं, वो फिर अपवाद कहलाता है। यहां जाइलम के अंदर वाहिका और फ्लोएम के अंदर कैंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। जाइलम के अंदर तो यहां पर वाहिका नहीं पाई जाती और फ्लोएम के अंदर यहां पर कैंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम में चार चार एलिमेंट पाए जाते हैं। आप लोग पढ़ चुके हो इन चीजों को। तो चार चार एलिमेंट में से यह मुख्य एलिमेंट वाहिका, और यहाँ जो सीव ट्यूब या सीव सेल्स होती हैं उनके साथी के रूप में कैंपेनियन सेल होती हैं, वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, यहां पर जो जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की जो प्रोसेस होती है, जनन होता है स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स द्वारा, स्पोर्स बोले तो बीजाणु। इन बीजाणुओं का निर्माण कहां होता है? बीजाणु धानी पर निर्मित होते हैं। बीजाणु धानी में स्पोरेंजियम। बीजाणु धानी पर उपस्थित होते हैं, स्पोरेंजियम पर उपस्थित होते हैं उनमें। अब स्पोरेंजियम कहां होती है? बीजाणु पर्ण पर उपस्थित होती है। बीजाणु पर्ण। जनन स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है, बीजाणुधानी में होता है। और बीजाणुधानी कहाँ लोकेलाइट होती है, कहाँ स्थित होती है? तो बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर, स्पोरोफिल पर प्रेजेंट होती है, बीजाणु पर्ण पर उपस्थित होती है। यहां जो स्पोर्स होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, इन स्पोर्स में मियोसिस की प्रक्रिया होती है। मियोसिस होता है मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? अगुणित हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है। हैप्लॉइड स्पोर्स निर्मित, मियोसिस से यहां पर अगुणित स्पोर्स निर्मित होंगे। और ये स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोथैलस का। जर्मिनेट होकर के प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। प्रोथैलस को बोलते हैं सुकाय। सुकाय जर्मिनेट होकर के ये प्रोथैलस का निर्माण करते हैं और प्रोथैलस को सुकाय कहते हैं। यहां जिस प्रोथैलस का निर्माण हुआ है, जो प्रोथैलस बना है, ये प्रोथैलस कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर। प्रोथैलस कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है और ऑटोट्रॉफ होता है।
ऑटोट्रॉफ होता है। ऑटोट्रॉफ बोले तो स्वयंपोषी, स्वयंपोषी या स्वयंपोषी। किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, क्योंकि इस प्रोथैलस में नीचे आधार से लगे रहने के लिए जल और खनिज लवण के अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। प्रोथैलस की निचली सतह पर, निचली सतह पर मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास उपस्थित होते हैं। निचली सतह पर मूलाभास पाए जाते हैं। ये तो निचली सतह पर उपस्थित है। तो ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है, जो प्रोथैलस की ऊपरी सतह होती है, उसी ऊपरी सतह पर जननांग पाए जाते हैं। मेल जननांग और फीमेल जननांग, मेल और फीमेल जननांग उपस्थित होते हैं। मेल जननांग के द्वारा तो यहां पर पोधानी का निर्माण होता है, और फीमेल जननांग के द्वारा यहां पर स्त्री धानी का निर्माण होता है। पोधानी में से पुमड़ुओं का निर्माण होगा। पोधानी से क्या निर्मित होंगे, पुमड़ु निर्मित होते हैं। और स्त्री धानी के अंदर यहां एक तो ग्रीवा उपस्थित होगी और दूसरी यहां अंडधा उपस्थित होती है। ग्रीवा उपस्थित होगी और नीचे ये ग्रीवा कहलाती है और नीचे वाली क्या कहलाती है, अंडधा। क्योंकि यही बात अगर हम जिम्नोस्पर्म में करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में क्या उपस्थित होती है, स्त्री धानी के स्थान पर इस प्रकार की संरचना। ये क्या कहलाती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये अंडाशय। तो यहां ये संरचना नहीं पाई जाती, यहां केवल दो ही पाई जाती है, ग्रीवा पाई जाती है और अंडधा पाई जाती है। तो स्त्री धानी जननांग ग्रीवा और अंडधा के रूप में यहां पर निर्मित होते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, वो होता है जल के माध्यम से। क्योंकि यहां पर जो एंथेरोजॉइड होते हैं, पुमड़ू जो होते हैं, ये पुमड़ू जल के माध्यम से गति करेंगे। क्योंकि इनके ऊपर, पुमड़ुओं के ऊपर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। वो फ्लैजिला जल में तरंगित गति करके कहां पहुंच जाते हैं, ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो किसके द्वारा संपन्न होती है, जल के द्वारा संपन्न होती है। जल के द्वारा पुमड़ू कहां तक पहुंच जाएगा, यहां अंडधा में क्या उपस्थित होगी, एग सेल, एग सेल तक पहुंच जाएगा और एट लास्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहां किसका निर्माण होगा, जायगोट का, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एंथेरोजॉइड एग सेल के साथ में संयुक्त हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। जो यहां पर जायगोट बना है, अब ये जायगोट क्या करेगा, आगे वृद्धि करेगा। तो जायगोट यहां, इसको जायगोट से पहले ये भी तो बोलते सकते हैं हम यहाँ पर ऊ स्फोर, क्या बोलते हैं इसको, निश्चितांड, निश्चितांड, दोनों ऊ स्फोर का निर्माण करते हैं। पहली बार जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऊ स्फोर। ऊ स्फोर विभाजन कर जायगोट का फॉर्मेशन करता है। और अब जायगोट आगे विभेदन करेगा, विभाजन करेगा, तो यहां पर एम्ब्रियो निर्मित होगा और एम्ब्रियो से किसका निर्माण हो जाएगा, यहां पर स्पोरोफाइट प्लांट का। एम्ब्रियो से यहां स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। गैमेटोफाइट में दो पीढ़ियां मिलती हैं, सॉरी टेरिडोफाइट में दो पीढ़ियां मिलती हैं। एक तो होती है गैमेटोफाइट और दूसरी पाई जाती है स्पोरोफाइट।
दूरी की दोनों जो पीढ़ी है वो कैसी होती है? स्वतंत्र, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती। स्पोरोफाइट अलग होगी, गैमेटोफाइट अलग होगी। तो यहाँ ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, स्वतंत्र होती हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में स्वतंत्र पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पीढ़ी एकांतरण उपस्थित होता है। तो ये तो रहे टेरिडोफाइट्स के जो सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जो जनरल कैरेक्टर पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। बात करते हैं हम टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण की। वास्तविक रूप से जो वर्गीकरण पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। आईसीबीएन ने कुछ नियमों को बताया है और उन नियमों के आधार पर ही हम चाहे एनिमल हैं चाहे प्लांट हैं उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसके अनुसार होता है। यहां जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम स्मिथ का। स्मिथ, यहां स्मिथ ने इसके अनुसार क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो यहां हम टेरिडोफाइट का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि आईसीबीएन ने क्या निर्धारित किए थे? आईसीबीएन ने यहां डिवीजन अगर कोई है, डिवीजन अगर कोई है तो डिवीजन के पीछे क्या लगाएगा? फाइटा। पढ़ रहे हैं ना, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। डिवीजन के पीछे हमेशा फाइटा लगा होता है। सब डिवीजन, अगर कोई सब डिवीजन है तो सब डिवीजन के पीछे फाइटनी आता है, फाइटनी उपस्थित होता है। सब डिवीजन के पीछे फाइटनी प्रेजेंट होता है। और अगर क्लास है तो क्लास के पीछे ऑप्सिडा होता है। क्लास के पीछे हमेशा क्या होगा? ऑप्सिडा। यहां ये तीनों चीज नहीं मिलेंगी, रैंडमली कोई कहीं मिलेगी और कोई कहीं मिलेगी। तो यहां पर जो इनका क्लासिफिकेशन स्मिथ ने दिया है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये आईसीबीएन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो देखते हैं स्मिथ ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। स्टूडेंट्स, डिवीजन, क्लास और ऑर्डर। यहां टेरिडोफाइट्स को 4 डिवीजन के अंदर रखा गया है: साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो फर्स्ट डिवीजन है साइलोफाइटा, साइलोफाइटा की जो क्लास आती है वो आती है साइलोफाइटनी। साइलोफाइटनी, और साइलोफाइटनी में 2 ऑर्डर आते हैं, साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। सेकंड जो डिवीजन है लेपिडोफाइटा, लेपिडोफाइटा की क्लास आती है लेपिडोफाइटनी। और लेपिडोफाइटनी के अंदर 5 ऑर्डर को रखा गया है: प्रोटोलेपिडेंड्रेल्स, लाइकोपोडियल्स, सिनेजिलेल्स, प्यूरोमियल्स और आइसोटेल्स। प्रोटोलेपिडेंड्रेल्स, लाइकोपोडियल्स, सिनेजिलेल्स, प्यूरोमियल्स और आइसोटेल्स। कितने? 5 ऑर्डरों को रखा गया है। थर्ड की तरफ चलते हैं। डिवीजन थर्ड है कैलेमोफाइटा, और कैलेमोफाइटा का जो क्लास है वो है कैलेमोफाइटिनी। वास्तविक रूप से कैटिनी जो वर्ड आ रहा था, फाइटिनी जो वर्ड है, फाइटिनी वर्ड होता है सब डिवीजन का। और यहाँ किसके लिए दिया गया है? ऑर्डर के लिए। इसके अंदर 3 ऑर्डर आते हैं: हाइनियल्स, साइकोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स। हाइनियल्स, साइफोफाइलेल्स और इक्विसिटेल्स।
जो टेरिडोफाइटा फोर्थ जो डिवीजन है, इसको 3 क्लासों के अंदर लिया गया है, फिलिसिनी, स्पोरेंजिएटी और यूस्पोरेंजिएटी और लैक्टोस्पोरेंजिएटी। आगे जब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में तो यहाँ 2 प्रकार से बीजाणुओं का निर्माण होता है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार से और लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार से। जिनके अंदर यूस्पोरेंजिएट प्रकार से होता है उन्हें यूस्पोरेंजिएटी के अंदर रख दिया गया, जिनमें लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार से होता है उनको लैक्टोस्पोरेंजिएटी के अंदर रख दिया गया। फिलिसिनी के अंदर 3 आते हैं और तीनों में प्रोटोडेंड्रल्स, सिनोटेरिडेल्स, आर्कियोटेरिडेल्स। प्रोटोडेंड्रल्स, सेकंड सिनोटेरिडियल्स, आर्कियोटेरिडियल्स। यूस्पोरेंजिएटी में आते हैं ऑफिग्लोसेल्स और मेराटेल्स, ऑफिग्लोसेल्स और मेराटेल्स। एंड लैक्टोस्पोरेंजिएटी में आते हैं फिलिकेल्स, साल्विनियल्स और मार्सियल्स। जिनमें साल्विडोरा प्रधान पादप के रूप में पाया जाता है वो साल्विनियल्स में है, जिनमें मार्सिलिया प्रधान पादप के रूप में पाया जाता है वो मार्सिलियल्स में है। इक्विसिटल्स में इक्विसिटम प्रधान पादप के रूप में पाया जाता है वो किसके रूप में है, इक्विसिटल्स के रूप में है। साइलोफाइटल्स में साइलोटम जो टेरिडोफाइट है वो प्रधान पादप के रूप में पाया जाता है। तो कुछ ऑर्डर्स को तो हम प्रधान पादप के रूप में भी याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वन। ओके बाय।